नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आप सभी लोगों का एग्जाम स्फीयर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आलोक आज आप लोगों के साथ 15 अक्टूबर के करंट अफेयर की क्लास में जुड़ चुका हूं और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपनी क्लास को यहां पर बढ़िया से समाप्त करेंगे। और उसके पहले जरूरी है इसको शुरू करना। तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को अपने बहुत ही शानदार रिवीजन के साथ, जो हमने पिछले क्लासेस में किया था। एक दो दिन आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं हुई थी, उसको हमने यहाँ पर सारा इंक्लूड कर लिया है। चलिए अब आएंगे अपने रिवीजन पर। तो हमने पिछले टाइम क्या पढ़ा था? तो 2024 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया? तो वह मैं आपको बताया था कि जॉन जेफरी, याद रख लीजिएगा। तो जॉन होपफील्ड और जेफरी हटन को ये दिया गया। तो सिर्फ आपको जॉन जेफरी मतलब जे याद रखना है। क्लियर? उसके बाद आपसे पूछा गया था कि जो 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ उसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? तो वो मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में किसने चुनाव जीता? कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बना रही है? तो वो है एनसीसी या फिर नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन। ऐसे आप नाम याद रखेंगे। ये आसान होता है कि जम्मू कश्मीर में एनसीसी आ गई। ठीक है। उसके बाद मालाबार जो सैन्य अभ्यास है उसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? उसकी मेजबानी की गई दोस्त भारत के द्वारा। फिर बात करें अगर, तो ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। क्लियर? उसके बाद 2024 में भारत ने पहली बार किस अंतरराष्ट्रीय सभा की मेजबानी की? तो उसने किया है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का। ये इसने क्या किया? होस्ट किया। उसके बाद आपसे पूछा गया कि भारतीय वायुसेना ने अपना 92nd जो स्थापना दिवस है वो कहां पर मनाया? तो वो मनाया आपका ताम्बरम वायुसेना स्टेशन पर। फिर पूछा गया आपसे कि दीपा कर्माकर जो है उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो वो भारत की एक जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं। उसके बाद 2024 में MEIL ने किस राज्य में 19 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो चालू किए? ये जो आपका पीएम कुसुम योजना है इसके अंतर्गत चलाया गया है, अगर आप लोगों को याद आएगा। तो ये हुआ भैया महाराष्ट्र में। उसके बाद जर्मनी का अगला राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजीत विनायक गुप्ते को। उसके बाद किस शहर में WTSA का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। होस्ट पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया था। मालाबार में कितने देश भाग लेते हैं? तो ये चार, जो क्वाड बना हुआ है उसमें ये चारों देश जो हैं वही मालाबार संयुक्त अभ्यास में भाग लेते हैं। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा दोस्त भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चार देश हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर हो गई। अब आएंगे अपने करंट अफेयर पे। तो आप लोगों को पता है कि नोबेल प्राइज जो है बढ़िया से दिए जा रहे हैं। तो इसमें जो इस बार का नोबेल प्राइज है, अगर आप बात करें इकोनॉमिक्स में, तो अर्थशास्त्र में, तो वो 3 लोगों को दिया गया। इसमें कौन कौन है? डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेमा ए रॉबिन्सन। ठीक है। क्लियर? तो ये 3 लोग हैं। कौन कौन है? डॉरन एस मागलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाम याद रखना। उसके बाद इन्होंने किस चीज को लेकर स्टडी की? तो इन्होंने स्टडी की ऑर्गेनाइजेशंस के बनने और वह कैसे समृद्धि को प्रभावित करते हैं, इस चीज को लेकर इन्होंने स्टडी की थी और इसके लिए इनको ये चीज प्रदान किया गया। क्लियर? अगर यहाँ पर बात करें तो एस्मोगलू और जॉनसन जो हैं ये एक ही इंस्टीट्यूट में क्या है काम करते हैं, और रॉबिन्सन जो है ये शिकागो यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं। तो ये तीनों लोगों की प्रोफाइल है और 3 लोग जो हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। बाकी जो नोबेल प्राइजेस हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस, ये किसको दिया गया? तो 2024 में इनको क्या दिया गया? इसका रसायन का क्या दिया गया? रसायन का नोबेल प्राइज इनको प्रदान किया गया।
केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है वो इन 3 लोगों को प्रदान किया गया। अगर यहाँ पर आप देखें तो क्या हो जाएगा, 3 वैज्ञानिक हैं जिनमें कौन कौन है, डेविड बेकर हैं, डेमिस हैसाबिस हैं और जॉन एम जम्पर हैं। इन तीनों लोगों का नाम आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी क्या है, अभी इनको मिला क्यों, तो इनको मिला कि प्रोटीन की जो कंप्यूटेशनल डिजाइन है और उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए इन्होंने क्या बनाया, एआई मॉडल बनाया। क्लियर, क्या बनाया इन्होंने, एआई मॉडल बनाया है और इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो भाई साहब दिया गया है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज को, जिसमें पहला जो है वो दिया जाएगा डेविड बेकर को और दूसरा जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा डेमिस हैसाबिस और जम्पर को, ठीक है। तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो ऐसे कर ले सकते हैं कि डेविड हंसते हंसते जंप कर रहा था तो उसको नोबेल मिल गया, तो डेविड बेकर, हैसाबिस और जम्पर, ये तीनों आपका हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए अब आगे आपको मैं बताता हूं कि आगे और किसको दिया गया है। चलिए एक बार इसमें और थोड़ी सी चीजें हैं वो देख लेंगे कि जैसे जो जेफरी ई हंटन है, ठीक है, कौन है, जेफरी ई हंटन, ठीक, इनको क्या दिया गया था, मेडिसिन के क्षेत्र में। क्लियर, अभी इनको जेफरी ई हिंटन को क्या दिया गया था आपको, फिजिक्स में इनको क्या बोला जाता है, एआई का गॉडफादर, और इनको भी क्या मिला, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। किसको, मैंने आपको बताया था जॉन जेफरी, याद कर लेना, जे जे, तो जॉन जेफरी को फिजिक्स में मिला है, जिसमें जेफरी को क्या बोला जाता है, एआई का गॉडफादर बोला जाता है। इन्होंने किस पे काम किया, इन्होंने काम किया दोस्त मशीन लर्निंग पे। क्लियर, उसके बाद मेडिसिन में किसको मिला, मेडिसिन में माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए किसको दिया गया, गैरी विक्टर को, ठीक है। कौन कौन है, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुकवन, तो इसको भी मैंने आपसे बोला था कि सिर्फ याद कर लेना क्या, गैरी विक्टर। तो गैरी विक्टर किसमें हो गया, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद जॉन जेफरी किसमें हो गया, फिजिक्स के क्षेत्र में। और बेकर हंसते हंसते जंप कर रहा था, ये किसका हो गया, केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो गया। क्लियर, अब तक के अगर सबसे एजेड आदमी की बात करें जिनको नोबेल प्राइज दिया गया तो वो कौन थे, जॉन बी गुडेनफ। ये इतने गुड थे कि इनको सबसे लास्ट में दिया गया जब ये 97 साल के थे, किसमें, केमिस्ट्री में ही इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए आगे आते हैं, 2024 में साहित्य का नोबेल प्राइज किसको दिया गया, तो दोस्त ये कोरिया की हैं, इनका नाम है हांगकांग, ठीक है, हांगकांग सिटी नहीं, इनका नाम है हांगकांग। इनको दिया गया 2024 में साहित्य का नोबेल, ठीक है। अब इनको ये क्या है, ये आपकी एक राइटर है, लेखक है, सॉरी लेखिका है, लेखक नहीं है, ये एक लेखिका है। और अगर आप बात करें तो ये नोबेल प्राइज जीतने वाली 18वीं और पहली कोरियाई महिला हैं। क्लियर, कौन सी, 18वीं, मतलब टोटल, और कोरिया की पहली, फर्स्ट, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपनी कहानियों को बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है द वेजिटेरियन, और ये इनकी जो बुक है इसने बुकर प्राइज भी जीता था और यहीं से इनको थोड़ी प्रसिद्धि मिली और इस बार जो इनका अवार्ड है वो नोबेल प्राइज तक पहुंच गया। क्लियर, तो ये हांगकांग का नाम आप याद रखेंगे, किसमें, साहित्य के नोबेल में। क्लियर, ये कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनका जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1833 को। फिर ये लगातार खोज वोज में लगे रहे, फिर उन्होंने बनाया एक ऐसा तत्व जिसका नाम रखा डायनामाइट। डायनामाइट क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक है। तो इन्होंने बनाया था इसको अच्छे के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लेकिन क्या हुआ, इसका जो यूज है वो गलत तरीके से होने लगा, आतंकवादी गतिविधियों में होने लगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो भी इसके पेटेंट पर जो भी पैसा आया था, इन्होंने 1895 में अपनी एक वसीयत लिखी और उसमें लिखा कि
इस सारे पैसे का यूज क्या होगा, लोगों की भलाई के लिए, पुरस्कार जो काम करेंगे उनको नोबेल प्राइज देने के लिए किया जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी दोस्त। चलो, उसके बाद आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2028 तक कौन सी वस्तु मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें क्या है, फोर्टिफाइड चावल, गेहूं, दाल, चीनी। ठीक है, दाल अलग है, चीनी अलग है, दाल चीनी नहीं है। ठीक, तो आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है, इसके अंतर्गत मुफ्त अनाज जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। क्या दिया जाता है, मुफ्त अनाज जो है दोस्त उपलब्ध कराया जाता है। तो हाल ही में कैबिनेट ने घोषणा की कि अब क्या होगा, दिसंबर तक ये जो मुफ्त अनाज है ये अब लोगों को प्रदान किया जाएगा। तो फ्री में अनाज वाली ये जो योजना है ये अब प्रदान की जाएगी, और कब तक, दिसंबर 2028 तक ये दिया जाएगा। इसके अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखी जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है, जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद आप आएंगे अपॉइंटमेंट पर। तो एक अपॉइंटमेंट है, डीजीएमएस का पद ग्रहण किया किसने, कविता सहाय ने। ठीक है, क्या हुआ, कविता सहाय ने डीजीएमएस का पद ग्रहण किया। क्लियर? तो ये क्या है, पेशे से एक सर्जन है, और ऐसा पद ग्रहण करने वाली ये अपने आप में पहली महिला हैं। ये भी आप याद रखेंगे, क्या है ये, पहली महिला है दोस्त। ठीक है, क्लियर? चलिए, अभी ये आपको क्लियर हो गया। आगे क्या है, आगे इन्होंने क्या किया, अगर पूरी डीजीएमएस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। क्लियर? कहां पर, नौसेना में। वो तो आप ड्रेस देख के ही जान जाएंगे कि व्हाइट ड्रेस है तो किसका है, जल सेना का है। क्लियर? तो ये चीजें यहां पर हुई। अगर आप बात करें इनके अवार्ड्स की, तो 2024 में इनको सेना पदक से और 2018 में विशिष्ट सेवा पदक से क्या किया, सम्मानित किया गया था। क्लियर? तो आपको पदक वदक उतना अगर नहीं भी याद हो रहा है तो मत याद करो, आप याद क्या कर लोगे, डीजीएमएस का पद ग्रहण किया किसने, कविता सहाय ने। क्लियर? ये क्या है, ये एक सर्जन है, और इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज में नियुक्त होने वाली पद पर ये क्या बन गई हैं, पहली महिला बन गई हैं। क्लियर? उसके बाद आपसे पूछा गया है कि पीएम मोदी 10 अक्टूबर को किस देश के दौरे पर गए थे। तो दोस्तों ये गए थे कहां, लाओस के दौरे पर, क्योंकि यहाँ पर आसियान की समिट थी। ठीक, तो 10 अक्टूबर को ये पहुंचे थे। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था आसियान की बैठक में भाग लेना। ये कब, कौन सा संस्करण था, 21वां संस्करण था किसका, आसियान का। और उसके अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया, जो कौन सा था, 19वां संस्करण था। क्लियर? तो ये चीज थी। अब बात कर लेते हैं आसियान और बाकी चीजों की। तो नोट करते चलिएगा दोस्त, कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आसियान जो है, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक, स्थापना हुई मेरे दोस्त 8 अगस्त 1967 को। कहां पर, बैंकॉक थाईलैंड में। क्लियर? कहां पर, बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, अब आसियान के संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, और थाईलैंड है। ये 5 देश मिलकर क्या करते हैं, आसियान का गठन करते हैं। क्लियर? सभी लोगों को ये समझ में आया। चलिए अभी फिर से एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे कि क्या है, स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में। क्लियर? कौन कौन से संस्थापक देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वर्तमान में 10 देश हैं, जिसमें ये 5 हैं। और कौन है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, और कंबोडिया है। ठीक है, तो ये 5 देश और इसमें ऐड हुए हैं। तो आसियान में टोटल कितने हैं, तो 5 क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, 10 देश। क्लियर? तो अभी इतना याद रखना, संस्थापक 5 थे, 5 बाद में, टोटल 10। क्लियर? चलिए अभी बात करें ईएएस की। तो ईएएस क्या है, इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। क्लियर? ये
हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्व करने वाला मंच है। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2005 में हुआ था। कहां पर? मलेशिया में। इसमें 18 देश जो हैं वो सदस्य हैं, जिसमें 10 आसियान देश हैं। और कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रूस और यूएसए ये इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो 10 आसियान देश हैं और 8 ये देश हैं। टोटल कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 18 सदस्य राष्ट्र हैं। क्लियर? उसके बाद एक दुखद खबर आई थी अभी कि रतन टाटा जी का निधन हो गया। तो किस आयु में इनका निधन हुआ? तो जब रतन टाटा जी का निधन हुआ दोस्त, वो 86 वर्ष के थे। 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये टाटा ग्रुप के क्या थे? चेयरमैन थे। इनको अगर देखा जाए तो 2 सम्मान दिया गया है। एक दिया गया है पद्म विभूषण और एक दिया गया है पद्म भूषण। पद्म भूषण इनको कब दिया गया था? वर्ष 2000 में। और पद्म विभूषण दिया गया इनको 2008 में। तो ये इन्होंने अपने अवार्ड्स जो है वो प्राप्त किए थे। बहुत ही अपूर्णीय क्षति है ये भारत के लिए। क्लियर? तो 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था और इनको 2 पुरस्कार प्रदान किए गए थे, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2024 में कितने परमाणु सबमरीन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो दोस्त यहाँ पर 2 परमाणु या फिर क्या 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 कह सकते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन, मतलब जिनका जो संचालन होगा वो परमाणु ऊर्जा पर होगा। तो यहाँ पर इसको मंजूरी दी गई है। क्लियर? कितने? 2 जो सबमरीन्स हैं ये बनाई जाएंगी। क्लियर? ये क्या होंगी? पूरी तरह से स्वदेशी सबमरीन होंगी। और इनको बनाया कहां जाएगा? विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया जाएगा। क्लियर? तो ये भी आप मेरे दोस्त याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट से। 2024 में किस खिलाड़ी ने घोषणा कर दी है कि वो टेनिस से संन्यास ले लेंगे? क्लियर? ऑप्शन है आपके पास रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे और राफेल नडाल। तो रोजर फेडरर आपको पता है ये पहले से संन्यास ले चुके हैं। नोवाक जोकोविच अभी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, अभी लगातार खेल ही रहे हैं। तो राफेल नडाल जो है दोस्त, राफेल नडाल ने क्या कर दी? अपने टेनिस के कैरियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये अपना अंतिम टूर्नामेंट जो है वो खेल रहे हैं, जिसका नाम क्या है? डेविस कप। ये डेविस कप के बाद क्या करेंगे? ये क्या बोल देंगे? संन्यास के लिए घोषणा कर दिया है, तो अब ये टाटा बाय बाय बोल देंगे अपने टेनिस गेम को। अगर आप देखें तो कुल इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। किसने? राफेल नडाल ने। तो वो क्या है? अभी सेकेंड नंबर पर हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा जीता है नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम, 22 राफेल नडाल ने और 20 रोजर फेडरर ने ये जीते हैं। राफेल नडाल 2 बार ओलंपिक में गोल्ड भी जीत चुके हैं। क्लियर? कितना? 2 बार ओलंपिक में क्या है? गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। क्लियर? अगर आप बात करें तो गोल्डन स्लैम जीतने वाले पहले मेंस प्लेयर ये थे। इन्होंने 1996 में, 2008 में राफेल नडाल ने और 2024 में कौन जीता? नोवाक जोकोविच ने। ये किसकी बात हो रही है दोस्त? ये हो रही है ओलंपिक्स की। ठीक है, तो ओलंपिक्स में आंद्रे अगासी ने पहली बार जीता, फिर 2008 में राफेल नडाल ने जीता और उसके बाद नोवाक जोकोविच ने कब जीता? इस साल 2024 पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। क्लियर? अगर आप बात करें राफेल नडाल के जो ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं उसकी, तो फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता 14 बार, यूएस ओपन जीता 4 बार, विंबलडन जीता 2 बार और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 2 बार। तो टोटल ये 22 ग्रैंड स्लैम जो है वो जीत चुके हैं। क्लियर? समझ में आप? चलिए, अब आएंगे तो टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो है भैया शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने 2000 सबसे तेज रन बनाए सबसे कम उम्र में। इनकी उम्र कितनी है? 20 साल 255 दिन में इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया है। इसके पहले ये रिकॉर्ड जो है वो आयरलैंड की गैबी लुइस के नाम पर था, जिन्होंने 23 साल 35 दिन में ये मुकाम हासिल किया था। लेकिन भारत के लोग हर रिकॉर्ड को तोड़ने में सक्षम है, तो इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। आपसे पूछा जा सकता है
फिर आपसे पूछा गया है कि आरबीआई ने 2024 में जो इनका रेपो रेट है वो कितने पर बनाए रखा, तो वो इन्होंने 2024 का जो रेपो रेट है ये 6.5% पर बना के रखा है। यानी कि अब इससे क्या होगा, आपकी जो ईएमआई होती है, आपके जो लोन्स होते हैं वो महंगे नहीं होंगे, ठीक है, वो सेम टू सेम ही रहेंगे। क्लियर, तो इसलिए ये अभी सामान्य स्तर पर बना हुआ है। तो 10वीं बार क्या है, ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो जब इसमें बदलाव होगा तो जो लोन लोग लिए रहते हैं, क्लियर, और बाकी चीजें जो होती हैं उसमें ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है कि ब्याज दरें बढ़ी हैं, तो इसका लोड आम जनता पर भी आता है। और अगर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसके लिए हम वृद्धि दर की बात करें तो वो कितना रखा गया है, 7.2% पर ही बरकरार रखा गया है। क्लियर, चलें आगे, आगे बढ़ जाएं। तो आगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 2024 एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है। क्लियर, तो यहाँ पर भारतीय महिला टीम ने जीता है कांस्य पदक। क्लियर, तो ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल था ये, क्योंकि अभी तक ऐसा हमने नहीं किया था। आयोजन कहां पर हुआ ये, तो ये हुआ कजाकिस्तान के अस्ताना में। ठीक, कहां पर, कजाकिस्तान के अस्ताना में। यहाँ आपने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और ये भारत के लिए पहला मेडल है विमेंस टीम का। क्लियर है ना। और अगर आप देखें तो एशियन टेबल टेनिस संघ की स्थापना जो है 1972 में इसने इसको स्टार्ट किया था, ये जो चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, ठीक है। तो ये आप बढ़िया से याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट जो चैंपियनशिप है इसमें 5000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो वो पहले खिलाड़ी हैं जो रूट। ये किस देश के हैं, तो ये हैं इंग्लैंड के। ये इंग्लैंड के एक बढ़िया ऑलराउंडर या फिर बल्लेबाज हैं। इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसमें 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। क्लियर, अगर आप इसमें कुछ और देखें तो इसमें टॉप पर कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 15,921 रन बनाए हैं। क्लियर, अगर आप देखें तो इसमें सबसे ऊपर कौन है, जो रूट हैं। उसके बाद मार्शन लेबुसेन है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर स्टीव स्मिथ, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर बेन स्टोक, फिर बाबर आजम, ये लोग इसमें टॉप स्कोरर हैं। फिर उसके बाद एक न्यूज है आपकी आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर से न्यूज ये है कि लोथल को में क्या है, एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के रूप में विकसित किया जा रहा है। आप सबको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल क्या है, लोथल एक क्या है, बंदरगाह था। क्लियर, अब इसको क्या है, भारत सरकार जो है एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के रूप में क्या कर रही है, विकसित कर रही है। कहां पर स्थित है ये, गुजरात में स्थित है। कहां पर, तो ये एक नदी थी, कौन सी, भोगवा नदी। भोगवा नदी के तट पर लोथल बंदरगाह जो है मेरे दोस्त वो स्थित था। क्लियर, यहां से क्या किया जाता था, यहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्य देशों से व्यापार करते थे जल मार्ग के द्वारा। क्लियर ना, तो ये चीज आप बढ़िया से याद रखिएगा, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा गया कि विश्व दृष्टि दिवस, तो इसके बारे में बात करें तो ये मनाया कब जाता है, तो दोस्त ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और इसकी थीम क्या है, तो चिल्ड्रन लव योर आईज। ठीक है, क्या थीम है, चिल्ड्रन लव योर आईज। ये क्या है, इस वर्ष की थीम थी विश्व दृष्टि दिवस की। क्लियर ना, चलिए आगे बढ़ेंगे, बस दो ही चीज इंपॉर्टेंट थी इसमें। फिर आ जाएगा आपका विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024। ये भी मनाया जाता है दोस्त 10 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या है, कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य इसकी थीम है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि IBSAMAR जो संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास है इसमें भारत का कौन सा शिप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दोस्त यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें जो आपका स्टील्थ फ्रिगेट INS तलवार है ये इसमें भाग ले रहा है। ये आयोजित किया कहाँ जा रहा है, तो ये आयोजित किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में।
यानी कि साउथ अफ्रीका में साइमन टाउन। क्लियर? तो ये 6 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा। ठीक, ये एक क्या है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ये इसमें भाग लेते हैं। तो यहां से आप देखेंगे तो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मरीन एक्सरसाइज, ये क्या है इसका, आप देखेंगे तो नाम हो जाता है। ठीक दोस्त, चलो ये क्या होगा, अगर आप बात करें तो आईएनएस तलवार की, तो 18 जून 2003 को इसको भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था, और कैप्टन जीतू जॉर्ज जो हैं ये इसके क्या हैं, एक तरह से कप्तान हैं या फिर इसके कर्ता धर्ता हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद लद्दाख में क्या हुआ, एशिया की सबसे बड़ी जो है दूरबीन का जो स्थापना की गई। तो सही ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया, लद्दाख हो जाएगा। कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है लद्दाख में। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेस। ठीक है, क्या नाम है, मेस इसका नाम है। इसको जो एक तरह से मौसम जो होता है, मौसम संबंधित घटनाओं को करने के लिए यहाँ पर इसको स्थापित किया गया। क्लियर? तो डीएई यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहांती के द्वारा लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनको दूरबीन का उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेस इसका नाम है। क्लियर? इसको बनाया किसने है, तो बार्क। ठीक है, किसने, बार्क और ECIL मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आज क्या है, आज है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की क्या है, बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है। और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दोस्त हम क्या मनाते हैं, इसके हम मनाते हैं छात्र दिवस। क्या मनाते हैं, छात्र दिवस मनाते हैं। क्लियर ना? तो ये चीज आप याद रखिएगा, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है 15 अक्टूबर, हम इसको छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और विंग्स ऑफ फायर क्या है, विंग्स ऑफ फायर इनकी क्या है, आत्मकथा है, ये इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अब आएंगे अपने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन पे। तो स्टैटिक जीके वाले पोर्शन पे आएंगे तो कुछ सांस्कृतिक उत्सव जो है उनको हम यहाँ पर आपको याद करवाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले याद करेंगे मणिपुर के सांस्कृतिक उत्सव के बारे में। याओ सांग, पुराग और चवांगकुट क्या है, मणिपुर के सांस्कृतिक उत्सव हैं। उसके बाद आप बात करेंगे किसका, आप बात करेंगे मिजोरम के। तो मिजोरम में है चपचारकुट। उसके बाद नागालैंड में हॉर्नबिल हो जाता है और मोत्सु हो जाता है। उड़ीसा की बात करेंगे तो रथ यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, और नुआखाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में क्या है, लोहड़ी है और बैसाखी है। राजस्थान में क्या है, तीज होता है, बूंदी होती है और गणगौर होता है। सिक्किम में क्या है, लोसर होता है और सागा दावा भी सिक्किम में मनाया जाता है। फिर दोस्त बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल, थाईपुसम, फिर उसके बाद नाट्यांजलि। ठीक, ये मनाया जाएगा। तेलंगाना में मनाया जाएगा बोनालू और बथुकम्मा। ठीक है, क्या मनाएगा, बथुकम्मा। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा में होता है एक खर्ची पूजा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, उत्तराखंड में गंगा दशहरा, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि और खिचड़ी, इसको हम मकर संक्रांति भी बोलते हैं। क्लियर? अब आइए थोड़ा सा और देखें भारत में कुछ कृषि क्रांतियों के बारे में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये डेटा गलत हो गया है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि पीली क्रांति हुई। पीली क्रांति किसके लिए हुई, तिलहन की फसलों के लिए। किसके लिए, तिलहन की फसलों के लिए। श्वेत क्रांति हुई किसके लिए, दूध के लिए। हरित क्रांति हुई किसके लिए, हरित क्रांति हुई आपके अनाज के लिए। ठीक है, किसके लिए, अनाज के लिए। फिर उसके बाद आपके पास हुई भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किसके लिए हुई, ये हुई उर्वरक के लिए। ठीक है, किसके लिए, उर्वरक के लिए।
फिर आपके पास आती है लाल क्रांति। लाल क्रांति किसके लिए थी? ये थी मांस और टमाटर के लिए। ठीक है, किसके लिए? मांस और टमाटर के लिए। फिर उसके बाद आती है नीली क्रांति। नीली क्रांति किसके लिए आ जाती है? मछलियों के लिए। ठीक है, यानी कि जो मत्स्यन होता है समुद्र समुद्र में, या फिर मछली पालन जो होता है उसके लिए। तो ये आपके सामने क्या है, कुछ भारत में कृषि क्रांतियां हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है दोस्त, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत पसंद आई हो, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हौसला बना रहे बाकायदा, और चीजें आप लोगों के साथ कंटिन्यू चलती रहें। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्त, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।